हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डेमोग्राफिक थ्योरी एंड सेंसस यानी जनसांख्यिकी सिद्धांत और जनगणना के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है। ये यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, काफ, यूजीसी, एनटीए, नेट, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये तो आपका प्रैक्टिस सीरीज़ है ही, साथ ही इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एंड जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना किससे संबंधित है? किसी देश की जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना संबंधित है कार्यकारी आयु यानी श्रमजीवी काल वाली जनसंख्या में वृद्धि से। किसी देश की जनसंख्या ढांचे में आश्रित जनसंख्या यानी 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग की तुलना में बढ़ती कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से 64 वर्ष जो भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के विकास को दर्शाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है, इसीलिए ऑप्शन बी जो था वो सही था। ध्यातव्य है कि 2011 की जनगणना में 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया था, जबकि वर्तमान में LFRP, OECD और विश्व बैंक के अनुसार 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश से आशय क्या है? मतलब कि भारत जैसे देश में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से है, लेकिन ये जनसांख्यिकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब इस विशाल जनसंख्या समूह को क्या प्राप्त हो? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, रोजगार प्राप्त हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। इसे कृषि से उद्योग व सेवा क्षेत्र की तरफ मोड़ने के लिए आवश्यक है कि इन्हें संबंधित कौशल से युक्त किया जाए। चीन जैसा देश इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिवाइडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। भारत की जो गिनती है वो जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में गिनती की जाती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु के वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इसीलिए डेमोग्राफिक डिवाइडेंड वाले देश के रूप में की जाती है भारत की गिनती, है ना। भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश वाले देश के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस कार्यशील जनसंख्या को 15 से 64 आयु वर्ग के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सारे प्रैक्टिस हो रहे होंगे और जिनके नहीं तैयार हैं उनके तैयार भी होंगे। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? किसे समझा जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। किसी भी देश के संदर्भ में समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य स्तर जो है वो उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का जो स्तर है उसे किसी भी देश के संदर्भ में उस देश की सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास में धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्तियाँ जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ये सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति और आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। ये 3 रूपों में इस पूंजी को विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? भौतिक संपत्ति और आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षिक योग्यताओं में सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक संगति और संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। ठीक है। पूंजी के ये 3 रूपों
तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं और एक को दूसरे में बदला भी जा सकता है। जैसे कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तो इस तरह वो अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वरूप दे सकता है। उसी तरीके से एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों और संबंधियों यानी कि अपने सामाजिक पूंजी के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पा करके सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदला जा सकता है। आई होप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। दूसरा है, निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? दोनों ही सही है, क्योंकि जनसंख्या गुणवत्ता जो है वो देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। अस्वस्थ जनसंख्या और निरक्षर अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, तो ये दोनों ही सत्य है। तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनसंख्या गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जबकि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट है? किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। सेकंड, किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो क्या ये दोनों सही है? बिल्कुल सही जवाब होगा कि किसी भी देश किसी भी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की जनसंख्या को या शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये आपका गलत है। शिशु मृत्यु दर जो है वो किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। तो दूसरा तो आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की जनांकीय परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की जनांकीय परिस्थिति के संबंध में। निम्न सकल मृत्यु दर नहीं, उच्च शिशु मृत्यु दर, निम्न जीवन प्रत्याशा। तो इन परिस्थितियों में आपको बतानी है कि कौन से ब्रिटिश शासन काल से संबंधित है। तो ब्रिटिश शासन काल में सिर्फ उच्च शिशु मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा संबंधित है, यानी दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत जनांकीय परिस्थिति में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, साथ ही शिशु मृत्यु दर भी उच्च थी और जीवन प्रत्याशा का स्तर क्या था? निम्न था। मृत्यु दर क्या होता है? ये एक विशिष्ट जनसंख्या या क्षेत्र के लिए 1000 लोगों की संख्या की एक विशिष्ट अवधि यानी एक वर्ष के दौरान होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम उम्र में मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और जीवन प्रत्याशा होता है एक दी गई उम्र के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश काल में भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। ब्रिटिश काल में विस्फोटक अवस्था में थी। दूसरा है, ये तो सत्य है, नहीं गलत है ये। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य आपका इसमें है पहला वाला।
ब्रिटिश काल में भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। ये गलत है, बाकी दूसरा सही है, यानी यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो सही जवाब होगा पहला। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 की जनगणना में एकत्र किया गया था। उसके बाद 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस समय तक भारत की जनसंख्या ना तो बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी, इसीलिए पहला गलत था। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, ये सही था। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर को चौंकाने वाली थी। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना दिया था और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़े सबसे पहले 1921 की जनगणना के तहत निर्धारित किए गए। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सत्य पूछ रहा है ना, हाँ तो ये तो नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में हुई जनगणना के समय भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर काफ़ी अधिक थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो ना पहला सत्य है ना दूसरा सत्य है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना तो दूसरा। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़े कब, अभी आपको ऊपर पढ़ा था आपने कि 1881 की जनगणना के तहत एकत्र किया गया था। उसके बाद 1921 में हुई जनगणना के समय ना ही भारत की जनसंख्या विशाल थी और ना ही इसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। अगला क्वेश्चन, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रमिक जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में यदि ये अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश में जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। इसे ज्ञात करने के लिए भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की जनसंख्या को देश की जनसंख्या से भागकर उसे 100 से गुणा करने होंगे। तो बताना है इसमें से कि दोनों में कौन सही है। यदि ये अनुपात, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, हाँ सही जवाब होगा ऑप्शन, केवल ये सही है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के जरिए सूचक के रूप में किया जाता है, ये जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप में योगदान दे रहा है। यदि ये अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि जनता की काम में भागीदारी अधिक है। यदि ये अनुपात मध्यम या कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। तो इसलिए पहला सही नहीं था। भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करने के लिए हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या में भाग करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन के लिए शिशु मृत्यु दर को भी किया जाता है, मातृ मृत्यु दर को किया जाता है, जीवन प्रत्याशा गुणांक, पोषण स्तर। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा व पोषण स्तरों के साथ साथ संक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा जनसंख्या पिरामिड जिसमें युवा जनसंख्या कम हो, सामान्य रूप से लोग वृद्ध हो, संबद्ध देश में उच्च जीवन प्रत्याशा हो और निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर हो, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? संकुचनशील पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? संकुचनशील। संकुचनशील पिरामिड क्या होता है? मतलब संकुचनशील जो पिरामिड होते हैं वो विकसित देशों से संबद्ध होते हैं। ये जनसंख्या पिरामिड युवा लोगों की कम संख्या, सामान्यतः वृद्ध लोग, उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देश, निम्न मृत्यु दर वाले और निम्न जन्म दर से संबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन,
ग्रामीण विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयाम ग्रामीण विकास और स्थानीय जनसंख्या को लाभ वितरण के परिप्रेक्ष्य में बेहतर पाया जाता है? बेहतर पाया जाता है वृद्धि केंद्रित दृष्टिकोण, क्योंकि ये बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, परिवहन, संचार इत्यादि प्राप्त करने में मदद करने वाली स्थानीय सुविधाओं तक समान पहुंच पर आधारित होता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट आधारित आयाम और क्षेत्रीय आयाम जैसे पूर्व प्रयत्नों में सुविधाओं की पहुंच में कमी पाई गई है, तो वृद्धि केंद्रित आयाम इनसे बेहतर है। वृद्धि केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? इससे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की जाती है? किसकी सिफारिश नहीं की जाती है? पूंजी गहन तकनीक पर पूर्ण बल, जिसकी सिफारिश नहीं की जाती है। श्रम बल के कौशल समुच्चय को सम्मिलित करना होता है। अवसंरचना का सृजन जो वृद्धि और रोजगार सृजन को सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण और ज्ञान प्रसार पर बल देना होता है। लेकिन जनांकी के लाभांश का लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजी गहन तकनीक पर पूर्ण बल जो है वो सिफारिश नहीं की जाती है। पूंजी गहन तकनीक पर पूर्ण बल देने से कौशल युक्त श्रम बल सृजित होने पर भी इसका उपयोग नहीं हो सकेगा और बेरोजगारी ऐसी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर है। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर का अर्थ होता है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के जनांकीय घनत्व एवं उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनांकीय घनत्व और उनकी परिभाषा के रूप में, जनसंख्या घनत्व इक्वल टू होता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इक्वल टू नहीं होता है। कायिक घनत्व जो होता है वो कुल जनसंख्या और या फिर शुद्ध जोत क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्रफल के होते हैं। तो कृषि घनत्व इक्वल टू कुल कृषि जनसंख्या अपॉन शुद्ध जोत योग्य क्षेत्र होता है। तो सही जवाब होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इज द राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व अथवा अंगगणितीय घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन में जनसंख्या का मापक होता है। कायिक घनत्व को कुल जनसंख्या अथवा शुद्ध जोत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या। उच्च कायिक घनत्व से ये पता चलता है कि उपलब्ध कृषि भूमि का अधिक उपयोग किया जा रहा है और कम कायिक घनत्व वाले देश की तुलना में ये जल्द ही उत्पादन की सीमा तक पहुँच जाएगी। बाकी आपके तीसरा सही था। कृषि घनत्व को कृषि क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्र से जुड़े किसानों की कुल संख्या के रूप में माना जाता है, मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम, जो कि एक तरफ आपका जनसंख्या के वृद्धि चरण है भारत में और उनकी विशेषताएं क्या है। चरण और उनकी उस चरण की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। चरण फर्स्ट क्या था, जो कि 1901 से 1921 में पहला चरण हुआ था। इसमें अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की ये अवधि थी। अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि। चरण सेकंड 1921 टू 1951 स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी। थर्ड तीसरा चरण 1951 से 1981 जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी। इस टाइम पे 1951 से 1981। फिर चौथा चरण जो अभी वर्तमान में है 1981 से, वो गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि है। ठीक है, हाँ, डी पहला, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। प्रावस्था पहला 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि
1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे कि वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न कोटि की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी थे। वहीं प्रावस्था द्वितीय, जो कि 1921 से 1951 की बात करें तो इस दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र की वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे कि पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ये वृद्धि दर प्रभावशाली थी। प्रावस्था तीसरा 1951 से 1981, जिसको विस्फोटक कहते हैं, विस्फोटक की अवधि के रूप में माना जाता है। ये देश में मृत्यु दर में त्वरित ह्रास और जनसंख्या में उच्च प्रजनन के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वो अवधि थी जिसमें कि एक केंद्रित नियोजन प्रक्रिया के द्वारा विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे कि अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च हुई और वृद्धि दर प्राकृतिक वृद्धि जो है वो उच्च और वृद्धि दर क्या थी, उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेश, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। चौथा चरण 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही है, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली सदी में भारत में आबादी की वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पिछली सदी में भारत में आबादी की वृद्धि दर के संदर्भ में 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर जनसंख्या में वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नहीं, 1921 से 1951 के दशकों को समय को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में माना जाता है, तो ऐसा तो है नहीं, 81 तक में है। 1981 के बाद में अब तक की अवधि को स्थिर जनसंख्या की वृद्धि में संदर्भित किया जाता है, यह भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा। चरण पहला, जिसके आप सभी जानते हैं कि 1901 से 1921 तक की अवधि जो है वो भारत में जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि बहुत कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान भी ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे, जिससे कि वृद्धि दर क्या, निम्न बनी रही। खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, भोजन, निरक्षरता और अन्य बुनियादी जरूरतों का अपर्याप्त वितरण व्यवस्था बढ़ने हुई बड़े पैमाने पर इस अवधि में उच्च जन्म और मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार थी। दूसरा चरण 1921 से 51 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, ना कि विस्फोटक। पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में समग्र सुधार ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार प्रणाली के माध्यम से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। अशोधित जन्म दर इस अवधि में उच्च बनी रही, जिससे पिछली अवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च बनी रही। 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ये वृद्धि दर प्रभावशाली थी। तीसरा चरण 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये देश में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और जनसंख्या की प्रजनन दर में उच्च वृद्धि के कारण हुआ। बाकी सारी चीज़ें आपने ऊपर पढ़ा है, आप सभी जानते होंगे। नतीजन एक उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर और वृद्धि दर क्या, उच्चतर हुई। अगला क्वेश्चन है, चौथा चरण 1981 से अब तक वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है? वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है जन्म, मृत्यु, अंतःप्रवासन, बाह्य प्रवासन, इन सभी
का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में समय के दो बिंदुओं के बीच में जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में प्राकृतिक जन्म और मृत्यु के बीच अंतर शामिल होता है। जनसंख्या की वृद्धि इक्वल टू जन्म मृत्यु दर होता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में जन्म की कुल संख्या, मृत्यु की कुल संख्या, अंतः प्रवास और बाह्य प्रवासन शामिल होते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर बराबर होती है जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवासन माइनस उत्प्रवासन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहने और काम करने के लिए लोगों को गमन को प्रवासन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने और काम करने के लिए लोगों के गमन को प्रवासन कहते हैं। अंतःप्रवासन या अप्रवासन यानी इन माइग्रेशन देश के अंदर वास और आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन की प्रक्रिया है। बाह्य प्रवासन या उत्प्रवासन यानी आउट माइग्रेशन देश के बाहर वास और आजीविका के लिए गमन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या को उन लोगों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी विशेष समय में किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। जनसंख्या को, हाँ बिल्कुल, श्रमिक जनसंख्या अनुपात जितना अधिक होगा आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी उतनी ही अधिक होगी, ये भी सही है। निर्माण श्रमिकों को सामान्यतः नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। पहला दूसरा दोनों सही है। जनसंख्या को उन लोगों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी विशेष समय में किसी विशेष इलाके में निवास करते हैं। यदि आप भारत के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात जानना चाहते हैं तो भारत की जनसंख्या के द्वारा भारत में श्रमिकों की कुल संख्या को विभाजित करें और परिणाम को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपको भारत के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात मिल जाएगा। श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जो कि देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जनसंख्या के उस अनुपात को जानने में उपयोगी है जो किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। तो इसलिए दूसरा भी आपका सही है। ये अनुपात अधिक है तो इसका मतलब है कि लोगों की संलग्नता अधिक है। यदि किसी देश के लिए अनुपात मध्यम या निम्न है तो इसका अर्थ है कि उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा अनुपात सीधे आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। निर्माण श्रमिकों को सामयिक यानी कैजुअल श्रमिक के रूप में जाना जाता है, इसलिए तीसरा क्या सही नहीं था। जब कोई भी श्रमिक किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा किसी कार्य में लगाया गया है और नियमित रूप से अपना वेतन पाता है तो उसे नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। वो श्रमिक जो अपनी आजीविका किसी उद्यम के स्वामित्व और उसके संचालन द्वारा कमाते हैं उन्हें स्वरोजगार प्राप्त यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक होने पर भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, बिल्कुल सही है। 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देशों में की जाती है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा इसके बारे में, दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। कार्यशील और अकार्यशील जनसंख्या के बीच के अनुपात को आश्रितता अनुपात कहते हैं। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक होने पर भारत में निर्भरता अनुपात क्या होता है, घट रहा है। 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देशों में की जाती है। तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकर प्रजनन वक्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेकर प्रजनन वक्र के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या ये प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? हाँ करता है। ये वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है, नहीं यू के आकार का नहीं होता है, ये इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है।
तो आपका सही जवाब होगा पहला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेकर प्रश्न वक्र प्रश्न तथा आर्थिक विकास जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त किया गया हो उसके बीच में संबंध को प्रदर्शित करने वाला प्रारूप है। पहला सही है। ये वक्र उल्टे अंग्रेजी अक्षर मतलब यू का उल्टा होता है, इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड के संबंध में, जनसंख्या पिरामिड आयु तथा लिंगानुसार जनसंख्या का अध्ययन प्रस्तुत करता है, सही है। पिरामिड का आधार बच्चों की संख्या दर्शाता है जबकि ऊंचाई दीर्घ जीविता को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है, दोनों सही है। जनसंख्या पिरामिड वो उपकरण होता है जिसका कि प्रयोग जनसांख्यिकीयों में जनसांख्यिकी के समय के साथ हुए जनसंख्या में परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाता है, वो होता है जनसंख्या पिरामिड। ये आयु और लिंगानुपात जनसंख्या का अध्ययन प्रस्तुत करता है। पिरामिड का आधार बच्चों की संख्या दर्शाता है जबकि ऊंचाई दीर्घ जीविता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रथम विधिवत जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो हाँ, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन 1871 में नहीं बल्कि 1872 में, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रथम विधिवत जनगणना 1871 के समय जनगणना आयुक्त WC प्लॉडन थे। तो दूसरा प्रथम विधिवत जनगणना जो था वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आरंभ हुआ था, ना कि WC प्लॉडन के। तो दूसरा भी गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, लेकिन प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रथम विधिवत जनगणना 1881 के समय में जनगणना आयुक्त WC प्लॉडन थे, ठीक है। आयुक्त कौन थे? WC प्लॉडन थे। तो दूसरा भी सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनगणना 2011 भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये भी सही है, सही जवाब होगा दोनों, बोथ इज राइट। भारत में प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आरंभ हुआ था। जनगणना 2011 भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना लक्ष्य और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1921 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक 24.80% थी। अब तक की सर्वाधिक, बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 को नहीं कहा जाता है महान विभाजन वर्ष, 1921 को नहीं। 1921 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने के कारण कहा गया था जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष, ठीक है। तो सही जवाब होगा केवल पहला सही है। पहली बार 1921 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 1921 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने के कारण 1921 की जनसंख्या को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा। अच्छा, पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा ये दूसरा सही था, सॉरी माय मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया, बिल्कुल सही है। जनसंख्या स्थिरता कोष एक स्वायत्त संगठन है, दोनों सही। वित्तीय वर्ष 2004-05 में 100 करोड़ रुपए के एक कॉर्पस फंड के साथ में जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया।
जिसका काम जनसंख्या स्थिरता के लिए लक्षित कार्यों की गतिविधियों को क्या करना, संचालित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1921 में की गई थी, तो नहीं, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2001 में की गई थी, ये भी गलत है, 2011 में। ना पहला ना ही दूसरा। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 स्वतंत्रता के पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना थी। इसकी शुरुआत हुई थी 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा में संखोला ग्राम से की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई। पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी, बिल्कुल सही है। पहली जनसंख्या नीति 1976 में लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ा करके 15 से 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई लड़कों की। ये भी सही था, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की गई। जनसंख्या नीति 1976 में लड़कियों के विवाह का योग्य न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ा करके 15 से 18 और लड़कों को 18 से 21 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति में तात्कालिक, मध्यावधि तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। मध्यावधि लक्ष्यों के तहत कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 बच्चे प्रति माता तक लाना निर्धारित किया गया, यह भी सही है। दीर्घकालिक लक्ष्यों में सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के स्तर पर 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करना है, ये भी सही है। तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। फरवरी 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत मुख्यतः तात्कालिक, मध्यावधि तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों की घोषणा की गई। इस नीति में मध्यावधि लक्ष्यों के तहत कुल प्रजनन दर 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 बच्चे प्रति माता तक लाना निर्धारित किया गया। दीर्घकालीन लक्ष्यों में सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के स्तर पर 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस द्वारा जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जनसंख्या का सिद्धांत बिल्कुल सही है। जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न वृद्धि दर अंकगणितीय दर से, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। माल्थस का सिद्धांत किसी देश की खाद्यान्न वृद्धि दर एवं जनसंख्या वृद्धि दर के बीच संबंध स्थापित करता है। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर या गुणोत्तर श्रेणी यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न वृद्धि दर अंकगणितीय दर या समानांतर श्रेणी यानी समानांतर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की जनसंख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, लिंगानुपात एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 100 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है? नहीं।
जनसंख्या घनत्व के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को व्यक्त करता है। हाँ सही है, ये केवल दूसरा सही है। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। कथन है अधिकांश एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है। कारण दे रहा है कि उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। तो ए और आर आपका दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन को सही स्पष्ट कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अधिकांश एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकरण का सामना कर रहा है क्योंकि इन नगरों के नगरीकृत होने की वृद्धि दर आर्थिक विकास को लांघ गई है। परिणाम स्वरूप ऐसे नगरों में मलिन बस्तियों में जनसंख्या वृद्धि ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि। अगला, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किस विकास परंपरा से विशेषीकृत यानी कैरेक्टराइज्ड बाय किया जाता है? किस विशेष से किया जाता है? वृहद परंपरा के। ठीक है, वृहद परंपरा के। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को वृहद परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है? मेट्रोपॉलियन नगरों की मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। तो इनमें से क्या है? बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न कौन करता है? आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण तो नहीं है, बाकी ये तीनों ही आपका है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोजगार के अवसर और नागरिक सुविधाओं के कारण नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। गांव से पलायन कर रहे नगरों में आने वाले अधिकांश जनसंख्या अकुशल श्रमिकों की होती है। ये रोजगार के उचित अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नगरों के बाहर मलिन बस्तियों में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह जनसंख्या वृद्धि के चलते सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में भी तेजी से गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ में अपराधों में वृद्धि हुई है। ठीक है, और कारण दे रहा है कि औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अवस्था का कारण है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगरीकरण के कारणों के संबंध में इनमें से जो कथन दिया है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, उस पर विचार कीजिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर, ग्रामीण से बिल्कुल सही है ये। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकरण की उच्च दर, ये भी सही है, औद्योगिकरण की ऊंची दर। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। नगरीकरण के कारणों के संबंध में ये सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। गांव में शहरों की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण के संबंध में पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कार्य करते हैं। ठीक है, पुल फैक्टर जो होता है ये शहरों की ओर प्रवास के मुख्य कारणों में नागरिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, ये सारी चीज़ें आती हैं। वही जो पुश फैक्टर होता है, इसके अंतर्गत गांव में रोजगार का अभाव प्रमुख है। नगरीय गलियारे संबंधित हैं। नगरीय गलियारे किससे संबंधित है? नगरीय परिवहन संकटों से। नगरीय गलियारे अथवा बाईपास का संबंध शहरों में परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान से। ठीक है, नगरीय परिवहन संकटों से। इसमें बाईपास द्वारा शहरों के बाहर से ही यातायात वाहनों को रास्ता दे करके सड़क दुर्घटना और शहरी जाम की समस्या को कम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण।
विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। अगला कथन है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है और कारण दे रहा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। नहीं, ये तो सही है लेकिन इसका कारण भी गलत है और ये कारण कुछ स्पष्ट भी नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है जो कि नगरीकरण को आधार प्रदान करती है, लेकिन विकासशील देशों द्वारा नगरीकरण को स्वयं में बढ़ाना कोई भी लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन ए व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। कारण दे रहा है कि व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो व्यापारिक और निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम और नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। व्यापारी और निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम और नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है, यानी कि बढ़ता उत्पादन कार्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर नगरीकरण को बढ़ावा देता है। व्यापारी एवं निर्माता काफ़ी हद तक ग्राम के संसाधनों पर निर्भर होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, अगला टी.के. ओमन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। किस पर बताया है? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, इन सभी के आधार पर बताया। ठीक है, इन सभी के आधार पे ये अंतर बताया है। किसने? टी.के. ओमन ने। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टी.के. ओमन ने इन प्रतिमानों के आधार पर नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने का प्रयास बताया है। विदित होगी 2008 में टी.के. ओमन को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। बाढ़ों में वृद्धि है, प्रदूषण में वृद्धि है, कृषि योग्य भूमि की कमी है, जंगली जानवरों में अवृद्धि नहीं है। सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी आई। बढ़ती आवास जरूरतों एवं उद्योगों के विकास ने वनों के उन्मूलन को बढ़ाया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण में वृद्धि, बाढ़ जैसी आपदाओं में वृद्धि हुई। वन क्षेत्रों में कमी के कारण जंगली जानवरों के आवास नष्ट हुए, जिससे कि इनकी जनसंख्या में कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शाएगा? सही अनुक्रम, उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर पे। ठीक है, उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर, फिर निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर, यानी पहला, तीसरा, दूसरा। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में W.M. थॉमसन ने किया था, लेकिन इसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप फ्रैंक W. नोटेनस्टीन के द्वारा 1945 में किया गया। नोटेनस्टीन को जनसांख्यिकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण एक ऐसा प्रतिमान होता है जो कि लंबे समय के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। C.P. ब्लेकर ने जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर ये 5 चरण बताए हैं। कौन कौन से चरण? पहला चरण, इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देती है और जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा नहीं होती है। 1921 से पूर्व भारत इसी अवस्था में था। इसके बाद दूसरा चरण, अर्थव्यवस्था विकास की गति पकड़ लेती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी विकसित होती है, मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है इसके कारण, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं इसको। तीसरे चरण को
अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से होता है तीसरे चरण में, जिस कारण महिलाओं की दशा में सुधार और शिक्षा में विस्तार होता है। अतः जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होती है। वर्तमान में भारत इसी अवस्था में है। चतुर्थ चरण निरंतर गतिमान अर्थव्यवस्था में उच्च खाद्यान्न उत्पादन तथा बीमारी से बचाव के समुचित उपायों के कारण मृत्यु दर में कमी और महिलाओं को और अधिक स्वतंत्रता एवं उन्हें मिले रोजगार अवसरों के कारण जन्म दर में गिरावट आती है। और पांचवा चरण, इस चरण में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित और परिपक्व अवस्था होती है, जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तरीय है, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। इस कारण जनसंख्या घटने लगती है। वर्तमान में अधिकांश विकसित देश इसी अवस्था से गुजर रहे हैं, पांचवें चरण से। अगला क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय इनमें से कौन सा है? जन्म नियंत्रण है। ठीक है, जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, किस में होती है जनसंख्या वृद्धि? ज्यामितीय क्रम में होती है। माल्थस के अनुसार, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय क्रम में जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व है, रहन सहन का स्तर नहीं है, लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरों की जनसंख्या है लेकिन रहन सहन का स्तर नहीं है। तो सही जवाब होगा रहन सहन का स्तर। तो ग्रामीण जनसंख्या में आपके जो जनसंख्या की जनांकी की विशेषता है उसमें मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व शामिल होते हैं। ग्रामीण शहरी जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा होते हैं। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जनांकी की विशेषता का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल प्रभाव, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जोतों के आकार में कमी है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी है, ये तो सारे हैं, लेकिन जो प्रतिकूल प्रभाव में नहीं है वो है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु की मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर आकलन करती है? नहीं। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। तो कई बार ये आप लोगों ने पढ़ लिया, दोनों ही गलत है, ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। शिशु मृत्यु दर होता है 1 वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या अपॉन 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। 1951 से, बिल्कुल कारण दे रहा है कि भारत के जनांकी के इतिहास में 1951 को जनांकी के विभाजक कहा जाता है। विभाजक नहीं कहा जाता है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ए सही, आर गलत है। 1951 में भारत से अपूर्व जनसंख्या का अनुभव किया गया है, क्योंकि 1951 में भारत की जनसंख्या जो कि लगभग 36 करोड़ थी, वो जनगणना 2011 के बाद अब तक 2020 तक की बात हो रही है 130 करोड़ हो चुकी। यानी 1921 के बाद जनसंख्या लगभग 3 गुनी बढ़ चुकी। तो 1921 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, इसलिए 1921 को भारत के जनांकी के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, कारण दे रहा है कि उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें कि पत्नियां अधिक लाभकारी पेशे में लगी हैं कम होती हैं, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन को बिल्कुल सही से स्पष्ट कर रहा है।
ठीक है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रोगॉजी। एड्रोगॉजी क्या है? एड्रोगॉजी आपका वो एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम होता है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम होता है। डेमोग्राफिक थ्योरी और सेंसस से टोटल 54 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस सेशन में कवर किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आपने लास्ट तक सेशन देखा है तो बताइएगा कि 54 में से कितने क्वेश्चन आप सबके सही बन रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स आपका यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इसलिए कराए हुए हैं। आई होप सेशन यूज़फुल हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुए हों। अगले सेशन में मिलते हैं।